नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को। मैं हरेंद्र शेखावत MGI इंस्टीट्यूट जयपुर में मैथ्स पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। देखिए, करंट में एक प्रॉब्लम चल रही है। स्टूडेंट्स एक अजीब सी स्थिति से गुजर रहे हैं कि जो रेलवे के विद्यार्थी हैं उनके फॉर्म भरे हुए भी काफ़ी समय हो गया, 2-2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है और वो एग्ज़ाम्स का अपना वेट कर रहे हैं। 500 रुपीज़ पर कैंडिडेट गवर्नमेंट ने फ़ीस भी ली है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है एग्ज़ाम कब होगा, न होगा, नहीं होगा। और साथ ही साथ जो SSC एग्ज़ाम्स है उसका बहुत ज़बरदस्त मिसमैनेजमेंट चलता है। और मिसमैनेजमेंट इस लेवल पे है कि 2017 के जो कैंडिडेट हैं उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं है और 2018 का कुछ अता पता नहीं है। हालांकि ये सब बातें हम सब लोग जानते हैं और इसीलिए ये आंदोलन कर भी रहे हैं। मैं एक्चुअली लेट इसलिए हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं एक्चुअली सोशल मीडिया कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। इस प्लेटफॉर्म पर भी, यूट्यूब पर भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि अपनी बात कैसे जैसे आपके सामने रख पाऊँ। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसकी जो सीरियसनेस है वो या तो स्टूडेंट खुद समझ सकते हैं या उनके टीचर्स समझ सकते हैं या फिर उनके स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स 2-2, 3-3 साल तक जिस प्रकार स्ट्रगल करते रहते हैं जॉब्स के लिए, बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख करके तैयार होते हैं कि हाँ अब हम एग्ज़ाम देने लायक हो गए और इस बार के एग्ज़ाम में मैं पक्का सिलेक्शन ले लूँगा। इतने में नोटिफिकेशन आता है कि साहब एग्ज़ाम तो नहीं होगा, कैंसिल हो गया है। तो उन पर जो गुजरती है और वो किन सर्कमस्टांसेस में मेहनत करते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जिनके पिताजी की जॉब इस कोरोना काल में चली गई और उसको खुद को पिछले 2-3 महीने में वो 100 जॉब अप्लाई कर चुका है, मोर देन 100 जॉब मेरे पास आया और उसको बड़ी मुश्किल से 7,000 सैलरी की एक जॉब मिली अभी 1 हफ्ते पहले, मोर देन 100 जॉब सर्च करने के बाद में। और जब वो वहाँ गया तो उसको उससे भी रिजेक्ट कर दिया गया किसी कारण से, पर्सनल रीज़न से। और वो इतनी बुरी स्थिति में था। क्यों था इस बुरी कंडीशन में? ऐसा नहीं था कि वो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वैकेंसी, वो रेलवे और SSC 2 ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनका कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। और ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये समझेगा कौन? ये गवर्नमेंट तो नहीं समझेगी, किसी कीमत पे नहीं समझेगी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली क्यों नहीं है इम्पोर्टेंट? देखो, 2 ही लोग हैं जो इन प्रॉब्लम को बहुत ऊंचे लेवल पे उठा सकते हैं। एक तो उठा सकता है मीडिया, एक उठा सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको सॉर्ट आउट कर सकती है और मीडिया इस प्रॉब्लम को उठा सकती है। अब मीडिया से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये आप सब लोग जानते हैं कि मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है, कितना निचले लेवल पे मीडिया काम कर रहा है। मीडिया को मैं एक एग्जांपल से मीडिया की भी आपको बात समझाता हूँ। जैसे एक तरफ तो अभी रिया केस चल रहा है, हम नौकरियाँ मांग रहे हैं, वो रिया दे रहे हैं। तो एक तरफ तो रिया केस चल रहा है और दूसरी तरफ आपने अभी हम एक पुलवामा अटैक हमने देखा, 40 जवान शहीद हुए। तो रिया केस में CBI क्या कर रही है, किस लेवल पे काम कर रही है, कितना ज़बरदस्त अपडेशन न्यूज़ चैनल्स पे देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले ये अपडेशन कभी देखने को इतना हालांकि एक केस में और तकरीबन 5 साल तक ये अपडेशन देखने को मिला था। ऑलमोस्ट हर दिन मैं यही देखता था कि वही खबर आती थी और वो थी आरुषि हत्याकांड। तकरीबन 4-5 साल तक वो चलता रहा मीडिया में। अब ये रिया केस चल रहा है, पता नहीं कितने साल चलेगा। पुलवामा अटैक, क्या उसकी जांच रिया की जांच से, आरुषि की जांच से कम महत्वपूर्ण है? इतनी कम महत्वपूर्ण है कि आप मीडिया में अगर उसके ओवर्स देखें, अगर रिया केस में 100 ओवर्स, आरुषि केस में 100 ओवर्स हैं, तो जो पुलवामा केस है उसमें तो 5 ओवर्स भी नहीं है, 2 ओवर्स भी नहीं है। इतना मामूली जांच का लेवल चल रहा है। उस मीडिया से हम ये उम्मीद कैसे करें कि वो स्टूडेंट्स के जो केसेस हैं, स्टूडेंट्स की जो व्यथा है उसको आपके सामने रखेंगे? मोर देन 99% मीडिया
पेड है, वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, वो सरकार ही है, तो वो उसके अगेंस्ट क्यों बोलेगी। एक आध चैनल है जैसे NDTV है, उन्होंने लगभग 1-1.5-2 साल पहले नौकरी सीरीज़ करके एक सीरीज़ चलाई थी, जिसमें एग्जैक्ट इसी प्रॉब्लम को उन्होंने उठाया था, एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम को, रेलवे SSC के कैंडिडेट के साथ क्या हो रहा है। और केवल इन्हीं कैंडिडेट नहीं, और भी कई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, दूसरे जो एरियाज़ हैं, उन सब के कैंडिडेट को उन्होंने उठाया। तो ये सिर्फ एक चैनल है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को उठाया, लेकिन ऐसे गिने चुने मिलते हैं। 99% जो बिका हुआ है। रही बात गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट के लिए ये हमने कोरोना काल में देख लिया है कि खुद का चुना जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत आपका किसी पोस्ट पे चुने जाने के। क्यों? कोरोना काल में आपने देखा होगा कि MP की गवर्नमेंट गिरा दी गई MP की गवर्नमेंट। राजस्थान की गवर्नमेंट गिराने की भरपूर कोशिश हुई। कुछ विधायक खरीदार थे, तो कुछ विधायक जो है वो ग्राहक थे, तो कुछ दुकानदार थे। खरीद फरोख्त चल रही थी, सिर्फ किस लिए कि हम कैसे भी करके चुने जाएं। पॉलिटिकल सिस्टम का जो चुने जाने का जो रास्ता है वो है ही ऐसा। एक बार मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का जो चुने जाने का प्रोसेस है और पॉलिटिशियंस का चुने जाने का प्रोसेस है, उसका डिफरेंस ही अगर आप देख लें बनिस्बत इसके कि पद का अंतर कितना बड़ा है। एक बैंक क्लर्क बनने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यू हैव टू बी ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपको एक टाइट फाइट विद अ वेरी टाइट एग्ज़ाम, यू हैव टू फाइट विद अ वेरी टाइट एग्ज़ाम। और इंटरव्यू फेस करने पड़ते हैं, अभी नहीं है और लेकिन बड़ी पोस्ट के लिए तो इंटरव्यू है। और फिज़िकल मेडिकल चेकअप होते हैं। आप पे कोई आपराधिक केस नहीं होना चाहिए। आपका जो थाना है उसमें देखा जाएगा कि आप पे कोई आपराधिक केस तो नहीं है। कौन सी पोस्ट के लिए? जिसका बहुत लिमिटेड सा दायरा है। कई पोस्ट तो ऐसी हैं जो एक टेबल तक ही सीमित होकर रह जाती है लाइफ टाइम के लिए। कुछ पोस्ट का थोड़ा दायरा और आगे तक फैला होता है, ठीक है ना। उन पोस्ट के लिए इतनी कड़ी निगरानी, इतना कड़े टेस्ट। लेकिन जब एक ऐसी पोस्ट के लिए व्यक्ति चुना जाता है जिस पर पूरा गांव डिपेंड है, पूरा ज़िला डिपेंड है, पूरा स्टेट डिपेंड है, पूरा कंट्री डिपेंड है, MLA MP की जो पोस्ट है, उनका चुनाव कैसे होता है? आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, आपका एक कड़ी परीक्षा से गुजरना ज़रूरी है। उनके लिए क्या ज़रूरी है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, एज की एक बार दे दी गई है, दैट्स ऑल, काम ख़त्म। वो कितना बड़ा अपराधी है, कितने उसके ऊपर क्राइम केस चल रहे हैं, कोई उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी MLA MP बनने से पहले, नहीं होगी। वो आप जानते ही हैं सब लोग। तो जब इस प्रोसेस से किसी व्यक्ति को चुना जा रहा है, और किस प्रकार के व्यक्ति चुने जाते हैं, आप पूरे प्रोसेस को समझें तो धनबल और बाहुबल के दम पर ही कोई व्यक्ति वहाँ जा कर के बैठ सकता है। अगेन मैं इसमें भी थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% लोग करप्ट हैं, बेकार है। क्योंकि जब मैं पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ बोलूँगा तो हो सकता है ऐसे लोगों की आत्मा दुखे जो इसमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि वो लोग ऐसे ही काम करते रहें। ऐसे लोग कौन हैं ये धीरे धीरे लोग जान जाते हैं। लेकिन 99%, मोर देन 99%, 90% जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर करप्ट। तो अब इसमें जो आप एक डिफरेंस देखिए एक थोड़ा सा, कि क्या आप जैसे जॉब लग गई आपकी, एक बैंक PO हैं आप, क्या आप नशे में या शराब पीकर अपने ऑफिस जा सकते हैं, काम कर सकते हैं? यदि एक दिन आप नशे में या शराब पीकर ऑफिस चले गए तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ एक ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो यानी कि वर्क प्लेस पर आप नशा तो नहीं कर सकते, ये नियम है। तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, MLA MPs वगैरह या पार्षद या जो भी है मिनिस्टर्स, मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो इनका वर्क प्लेस क्या है और एक इनका वर्क टाइमिंग्स क्या है। वर्क प्लेस, कोई MP है तो उसका तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, MLA तो पूरा वो विधानसभा जो एरिया उसका है वो है, और
टाइम क्या है, वर्क टाइम क्या है, 24 आवर्स है, क्योंकि ये तो जनसेवक है। तो उस 24 आवर्स में क्या कभी इन्हें शराब पीने की छूट दी जा सकती है? ये तो नशे में धुत मिलते हैं। जब देखो, अभी देखा था ना, जब ये सरकारें खरीद फरोख्त चल रही थी, होटलों में कैसे बैठे रहते थे, मीडिया पे दिखाया जाता था। तो इन लोगों से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि इन्हें हमारे रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम की चिंता है, नहीं है। इन्हें अपनी चिंता है, इन्हें आपकी चिंता नहीं है। प्रॉब्लम सारी की सारी यही है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ठीक है, एक प्रॉब्लम तो हमारे सामने आ गई, इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं? सुधार में देखिए, मेरा ऐसा एक पर्सनल सजेशन है, मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार हमें एक कड़ी परीक्षा से जा कर के वहाँ बैठाया जाता है, वैसे ही इनको भी एक कड़ी परीक्षा से गुजरना चाहिए। और अगर कड़ी परीक्षा से नहीं गुजरे हैं तो यहाँ एक काम ये किया जा सकता है कि जो लोग आईएएस ऑफिसर हैं उन्हें सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस में, और जो लोग सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हैं, आरएस इत्यादि, उनको स्टेट के जो पोस्ट हैं, ये एमएलए हो गए, पार्षद हो गए, एमएलए इत्यादि, इनमें फाइट करने की केवल और केवल इन्हीं को ही छूट होनी चाहिए। और कोई इस देश का नागरिक जो है, अगर उसको चुनाव लड़ना है तो पहले आईएएस या सिविल सर्विसेज के ज़रिए वो पहले अपनी योग्यता साबित करे, वहाँ 5 साल एटलीस्ट काम करे, एटलीस्ट 5 ईयर वो काम करे, देन उसको चुनाव लड़ने की छूट मिल जाए। अगर इस चुनाव प्रक्रिया से कोई व्यक्ति वहाँ पर आएगा, ठीक है, अगर इस चुनाव प्रक्रिया से कोई व्यक्ति वहाँ पर आएगा तो आप कल्पना कीजिए, और उसको अगर वो जीत जाता है तो वो देन वो रिज़ाइन कर सकता है, ठीक है। अगर वो हार जाता है तो अपनी जॉब कंटिन्यू करे। इस चुनाव प्रक्रिया के बाद जो जो व्यक्ति वहाँ जीत कर आएगा वो काम क्या करेगा, सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए। क्या ऐसा नेता जो एक आईएएस या सिविल सर्विसेज के लिए रात दिन मेहनत करके कई वर्षों की तपस्या से वहाँ पहुँचा पहले, क्या वो आपका दर्द नहीं समझेगा कि हाँ, ये एसएससी रेलवे वाले बड़ी मेहनत करते हैं? वो नेता तो नहीं समझेगा जो धन बल और बाहुबल के दम पर वहाँ आ गया है, ये समझेगा, डेफिनेटली ये समझेगा। तो इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, हमें इस देश में ऐसे लोगों की कल्पना करनी होगी, ऐसे सपने लेने होंगे कि ऐसे लोग वहाँ पहुँचे, पढ़े लिखे लोग वहाँ पहुँचे, वेल एजुकेटेड लोग पहुँचे, नैतिक रूप से मजबूत पहुँचे। क्योंकि शराब पी के पड़े रहेंगे होटलों में तो वो हमारे लिए कब चिंतन करेंगे? भरी कोरोना के अंदर जब इन्हें जनता के लिए काम करना चाहिए था, तब ये पार्टियां कर रहे थे होटलों के अंदर, शराब पीकर पड़े थे वहाँ पे, फिल्में देखकर अपना टाइम पास कर रहे थे। देखो, एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लो कि जैसे दूध में उबाल आता है ना, तो दूध में उबाल आता है तो ठंडे छींटे मारने से वो दूध वापस शांत हो जाता है। तो अभी जो ये आंदोलन का माहौल बना है, ये एक उबाल की तरह है। और आप मत भूलो कि ये जो लोग हैं, इन्हें ठंडे छींटे मारने आते हैं। ये क्या करेंगे कि रेलवे की एक हो सकता है एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दे, हो सकता है एसएससी में कुछ लोगों को बोल दे कि हाँ साहब हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, देखो साहब ज्वाइनिंग दे रहे हैं, और फिर सारा माहौल शांत हो जाएगा। क्योंकि कोरोना काल की इस आर्थिक मंदी के बाद में आम लोग इस हालत में बचे ही नहीं हैं, जिनको रात दिन ये चिंता रहती है कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे हो। इस वक्त हालात ख़राब है लोगों के, वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी नौकरी बची रहे या नौकरी मिल जाए, या हम कुछ कमा लें तो कुछ खा लें। तो ऐसे में लोग आंदोलन कैसे करें? तो इसलिए ये जो सोशल मीडिया है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हैं और अपनी आवाज़ को बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचा सकते हैं, धमाका कर सकते हैं। आप करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग जब किसी आंदोलन से जुड़ते हैं तो उसका नतीजा कुछ और ही होता है। बट यू हैव टू बी कंटिन्यू विद दिस, प्रेशर लगातार बनाए रखना होगा। और मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बदले। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें विशेष रूप से आपको कहना चाहूँगा कि इस पूरे सिस्टम के दौरान जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो शब्दों की मर्यादा को आप मत ख़राब होने दीजिएगा। एक्चुअली मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स बहुत गलत शब्द लिखते हैं सोशल मीडिया पे। तो देखो, जब आप लोग गाली गलौज करते हैं, शब्दों की मर्यादा भूलते हैं, तो
आप भी उन लोगों की लिस्ट में जाके खड़े हो जाते हैं जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। आपने बचपन में सुना होगा ना, बच्चों के कार्टून चैनल वगैरह में ऐसा कुछ दिखाते हैं कि जी ये अगर आप रोओगे तो इस राक्षस की शक्ति है जो बढ़ती चली जाएगी। तो जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो राक्षसी शक्तियों की जो ताकत है वो और बढ़ती चली जाती है। हम 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 नैतिक रूप से मजबूत होकर के ही अनैतिक लोगों का विरोध कर सकते हैं। हमारी नैतिकता उनकी अनैतिकता को झुकाएगी। ऐसा नहीं कि हम अनैतिक हो गए, हम भी बस वही वैसे ही उल्टे सीधे शब्दों को, गलत है, बहुत गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो बढ़ चढ़ करके इसमें पार्टिसिपेशन करें और सरकारों को मजबूर करें, उन्हें ये रियलाइज़ करवाएं कि हम कोई मूर्ख लोग नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं, हमें सब मालूम है। ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।